Hi everyone, how's everyone doing today? I hope everyone is doing fine. Welcome to India's first video note series YouTube channel. As you all know, इस सीरीज में हम कवर करेंगे अपने B.Pharm लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आपको सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो now let's begin today's topic, that is quality control। अब quality control हमारा क्या है? QC के बारे में आई गेस सबने सुना है कि कुछ तो होता है, QC कुछ तो होता है। तो अगर बात करें, ये हमारे GMP का पार्ट है। GMP का मतलब क्या है? GMP तो पता होगा ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, राइट। तो ये हमारा GMP का पार्ट है। अब करता क्या है? कुछ तो काम होगा इसका करने का, या ऐसे ही इसका काम है। अब जब हम अपने फार्मेसी की बात करें तो इसका काम होता है जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड से मीट कर सकें, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी रख सकें, या स्टैंडर्ड स्पेसिफिक क्वालिटी क्या हो, मेंटेन हो सके उस प्रोडक्ट की। ऐसा ना हो कि वो अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड से गिर जाए। अब ये कब होगा? बिफोर कमिंग इनटू द मार्केट, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। तो वो किसके थ्रू होगा? QC के थ्रू। यूज़ करने से पहले भी उसका एक सेट हो जाता है। अब QC का एम क्या होता है? करता क्या है एग्जैक्टली? QC का काम होता है आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी, एफिकेसी। सबसे पहली चीज़ याद रखना, आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए QC का होना बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी, आप ऐसे समझिए, कोई भी डिफेक्टिव है, कुछ ऐसा चीज़ आ गई है हमारे प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारा QC बैठा हुआ है। फिर हमारी कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बैठी होती हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के हिसाब से ही काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपका मन है तो इसमें ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, स्वाद अनुसार मसाले जैसे होता है ना, वैसा नहीं करना। आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की या रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से करना होता है, उनके थ्रू ही आपको QC से अप्रूवल मिलता है, राइट। तो ये एग्जैक्टली हमारा QC होता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमारे नोट्स पे, क्योंकि हम नहीं चाहते आप कुछ भी मिस करो। तो नोट्स पे चलते हैं, नोट्स पे डिस्कशन करते हैं। और नोट्स आपके फर्स्ट होप ऐप पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से पढ़ना, वहाँ से उसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। एग्जाम से पहले खोल के पढ़ सकते हो। फ़ोन तो आपके हाथ में ही रहता है, तो कितना फ़ायदा है आपका, आपको नोट्स हाथों हाथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। चलो लेट्स मूव टू नोट्स पार्ट। अभी हम बात करके आए कि एग्जैक्टली QC होता क्या है। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब क्वालिटी कंट्रोल के कुछ टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को हम पढ़ेंगे। अब आपका कोई भी कंटेनर है, आपने अपने प्रोडक्ट को हाथ में लेकर तो बाहर बेचना नहीं है, दिखाना नहीं है, लॉन्च नहीं करना। तो आपको क्या करना है? उसे कंटेनर में तो रखोगे, किसी चीज़ में पैक तो करोगे ना, तो उसके लिए टेस्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका कंटेनर प्रोडक्ट में लीक हो जाए या ख़राब कर दे। तो कंटेनर जो होते हैं वो प्राइमरली पैक किए जाते हैं कुछ मटेरियल में, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। आप फॉर एग्जाम्पल आपकी टैबलेट है, तो टैबलेट स्ट्रिप पैकेजिंग में आती है, ठीक है। अब स्ट्रिप पैकेजिंग में आएगा तो टैबलेट का कांटेक्ट तो पैकेजिंग से डायरेक्ट हो गया ना, तो हो सकता है, चांसेस है वो ख़राब हो जाए, बट वो नहीं होने देना है। इसीलिए पहले ही कंटेनर को चेक किया जाता है कि कहीं वो लीच तो नहीं कर रहा है, लीक आउट तो नहीं हो रहा है, या लीचिंग तो नहीं हो रही है। तो इसलिए क्या होता है, हमें कंटेनर को चेक करना पड़ता है, वो इनर्ट है, सेफ है, केमिकली कंपैटिबल है, इम्पर्मेबल है, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। वो मार्केट में जाके या एज अ कंज्यूमर के पास जाके कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं देगा। इसलिए हमें कंटेनर के बारे में उसका QC होना ज़रूरी है, क्वालिटी टेस्ट होने ज़रूरी हैं। अब टाइप्स ऑफ कंटेनर, एक टाइप का कंटेनर तो आपने मार्केट में नहीं देखा होगा, बहुत टाइप के कंटेनर्स आते हैं।
जैसे आपके ग्लास कंटेनर्स हैं, अभी कभी भी आप देखोगे एम्प्यूल्स हैं, कभी इंजेक्शन लगाते हैं तो एम्प्यूल्स में से, वायल्स में से निकालते हैं, बॉटल्स भी ग्लास कंटेनर की आती हैं। फिर आपका प्लास्टिक कंटेनर, बॉटल्स, सैशेज, अब आईवी फ्लूइड्स आता है, डेक्सट्रोज आएगा, वो बॉटल्स में आता है। जब आईवी फ्लूइड लगता है ना, चढ़ता है एक, आपने देखा होगा सिरिंज के थ्रू, तो वो बॉटल्स में आता है। सैशेज हैं, सिरिंजेस हैं, वो किसकी बनी होती हैं? वो प्लास्टिक कंटेनर से बनी होती हैं। अब देन आपके कंटेनर्स में मेटल कंटेनर्स भी आते हैं, मेटल कंटेनर को भी यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपके ग्लास कंटेनर्स हैं, ग्लास कंटेनर को हम पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं कि वहाँ पे कोई कंटामिनेशन ना हो, इजीली लीच आउट ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए हम ग्लास कंटेनर में एम्प्यूल्स, वायल्स, पेरेंट्रल, तो हम इसको पेरेंट्रल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओरल लिक्विड्स हैं, टैब्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उनके लिए भी यूज़ करते हैं। अब आप हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस के बेसिस पर ग्लास को क्लासिफिकेशन में देखोगे तो टाइप 1, 2, 3 है। 3 टाइप्स के आपके ग्लास कंटेनर्स होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा आपकी लैब में ना, जो अपरेटस हैं, आपकी लैब में अपरेटस हैं या नहीं, या लैब ही नहीं गए हो, तो जब लैब में अपरेटस होते हैं वो बोरोसिलिकेट ग्लास से बने रहते हैं, उनका क्या रहता है, हाई रेजिस्टेंस है। फिर आपके टाइप 2 आ जाते हैं, ट्रीटेड विद सोडा लाइम ग्लास, जो मॉडरेट रेजिस्टेंस रखते हैं, इतना कुछ खास उनका रेजिस्टेंस होता नहीं है। टाइप 3 में आपके सोडा लाइम ग्लास आते हैं, जिनका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम रहता है। ठीक है, वो रेजिस्ट करेगा, वो होने ही नहीं देगा, मतलब उसके अगेंस्ट में एक तरीके से रेजिस्ट करेगा कि यहाँ पे ब्रेकेज ना हो। ये तो आप समझ गए ना रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। अब जैसे आपके प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक कंटेनर में बॉटल्स, सैशेज, सिरिंजेस आते हैं, जो मटेरियल, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल से बने हैं, आपके पॉलीइथाइलिन से, पॉलीप्रोपाइलिन से, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इनके थ्रू ही, इस मटेरियल के थ्रू ही आपके क्या बने होते हैं, बॉटल्स बने रहते हैं, आपके सैशे, सिरिंजेस बने होते हैं। कॉमनली हम इनको ओरल लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, टॉपिकल फॉर्मुलेशन है उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। आपके आई या ईयर ड्रॉप आते हैं ना, उनके लिए भी हम प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। फिर आपके मेटल कंटेनर्स आते हैं। अब जो मेटल कंटेनर्स हैं, आज के टाइम पे हम फार्मास्यूटिकल्स में बहुत रेयरली ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है ना उससे, तो वो लेस कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्योंकि हमारा मेटल कंटेनर कभी कुछ लीच आउट कर गया, कुछ केमिकल उसमें लाइक लीक हो गया, तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मेटल कंटेनर्स को बहुत कम से यूज़ किया जाता है। अब मेटल कंटेनर्स को यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते हैं। जैसे एरोसल्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। क्वालिटी टेस्ट में इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग चेक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि मेटल कंटेनर लीक किया तो क्या करेगा, वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कर सकता है। तो इसलिए हमें टेस्ट करना है। अब आपके क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स आते हैं ग्लास कंटेनर्स के लिए। अब जैसे बहुत टाइप के हमने देखा था, 3 टाइप्स के थे। टाइप 1 था बोरोसिलिकेट वाला, आपका टाइप 2 था जो ट्रीटेड विद सोडा लाइम था, आपका टाइप 3 था, सेकंड हो गया, टाइप 3 जो था वो सोडा लाइम ग्लास था। अब इन ग्लास को हम यूज़ करते हैं, इन ग्लास कंटेनर्स को अगर हम फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं तो उनका एक प्रॉपर यूज़ होना, उनके क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, क्यूसी के पैरामीटर्स हैं कि कैसे उसको टेस्ट करोगे। अब ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें रेजिस्टेंस भी पता चलेगा, नेम क्या है एग्जैक्टली, कौन कौन से हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या पर्पस है, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। अब क्यूसी है ग्लास कंटेनर के, जैसे हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस है, एर्सनिक है, इंटरनल सरफेस पीएच, लाइट ट्रांसमिशन, फ्रैगमेंटेशन टेस्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये वो सारे टेस्टिंग है, वो सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें ये चेक किया जाता है हमारा जो ग्लास कंटेनर है या जो हम जो यूज़ करने वाले हैं, क्या वो केमिकल रेजिस्ट कर पाएगा। ऐसा तो नहीं उसका केमिकल रिएक्ट किया तो उसने कुछ रिएक्शन कर दिया। आर्सेनिक कंटेंट टेस्ट है, मतलब वो सारे टेस्ट होंगे। जैसे अगर आपका ये कंटेनर है, ठीक है, आपके इस ग्लास कंटेनर में कोई टेस्ट कंपाउंड रखा है, टेस्ट कंपाउंड इन द सेंस आप मान के चलिए कुछ भी कंपाउंड है A to Z। अब वो
कंपाउंड आपका इससे ग्लास से तो नहीं रिएक्ट करेगा। अब ग्लास में क्या होगा, लाइट ट्रांसमिशन हो जाएगा, लाइट पास ऑन होती है तो कुछ चेंजेस तो नहीं आएंगे अंदर कंपाउंड में। आपका इंटरनल सरफेस का क्या पीएच है अंदर की सरफेस का, उसकी वजह से कोई चेंजेस तो नहीं आएगा। फ्रेगमेंटेशन टेस्ट किए जाते हैं एम्प्यूल्स के लिए, कहीं टूटने की वजह से कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ग्लास कंटेनर है क्या वो सेफ है एज इन यूज़ के लिए। अब हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस है तो उसमें कितनी एल्कली जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ग्लास के सरफेस से जब वो पानी से एक्सपोज होगा। आपका जब ग्लास है कोई और वो एक्सपोज होता है वाटर पे तो वहाँ पे लीचिंग होता है, एक तरीके से एक्सट्रैक्शन हो जाता है एल्कली का, तो उसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। आपको कंटेनर धो के देखना है, प्यूरिफाइड वाटर से फिल करके देखना है, फिर उसकी ऑटोक्लेविंग करानी है स्टरलाइजेशन के लिए। ऑटोक्लेविंग के बाद उसको सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे कि कुछ एक्सट्रैक्शन हुआ है या नहीं, एल्कली लीक हुआ है या नहीं। ये सारे टेस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। ये हर ग्लास को क्लासीफाई करने के लिए इजी हैं उनके रेजिस्टेंस के बेसिस पर। अब आर्सेनिक कंटेंट का टेस्ट है कि हमारा ग्लास लीच नहीं कर रहा है, कि आर्सेनिक लेवल तो नहीं लीच आउट हो रहा है उसमें कंपाउंड में हमारा जो भी है ग्लास का। देन आपका ओल्डर ग्लास फॉर्मुलेशन है जिसमें हैवी मेटल्स का टेस्टिंग चलता है और साथ ही साथ वो अपने फार्माकोपियल लिमिट्स में आता है या नहीं। फिर आपका इंटरनल सरफेस पीएच टेस्ट होता है, वहाँ पे कंटेनर का जो अंदर का सरफेस है क्या वो प्रोडक्ट के पीएच को तो खराब नहीं कर रहा है। आप ऐसे समझिए आपका ग्लास न्यूट्रल होना चाहिए, आपके ग्लास की चीज़ें इतनी न्यूट्रल हों कि वो आपके केमिकल कंपाउंड को या किसी भी चीज़ को खराब नहीं कर सके, बस इतना याद रखो। अब लाइट ट्रांसमिशन है, कलर्ड है, यूवी है, उसके थ्रू प्रोटेक्शन दे पा रहा है या नहीं, जो भी उसमें कंपाउंड या सब्सटेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमने स्टोर किया है उसके लिए। फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट, ये सारे आपको। और हाँ देखो, क्वालिटी एश्योरेंस को पढ़ने का एक तरीका होता है, आप इसको रट के तो नहीं जा सकते हो। इसका ये तरीका है, आपने सबसे पहले हेडिंग पढ़ी, ठीक है, हेडिंग से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं। हेडिंग्स में सब हेडिंग्स भी आती हैं, सब हेडिंग्स की आपके पॉइंट्स आपको याद हो गए, सारी सब हेडिंग्स याद हैं। अब उनको आपको समझना है। जैसे फ्रेगमेंटेशन है तो उसमें क्या होगा, अगर हमारा एम्प्यूल है तो वो कोई ग्लास पार्टिकल तो नहीं बना रहा टूटने के बाद, उसमें तो नहीं गिर रहा है अंदर की साइड जाके, तो वो टेस्ट है। तो आपको पता चल गया आपको क्या याद रखना है, लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि जब आपको पॉइंट्स याद हैं या आपकी सब हेडिंग्स आपको पता है तो एग्जाम में आप इजीली लिख पाओगे। क्योंकि भाई एग्जाम में बहुत कुछ लिखना होता है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो उस हिसाब से ये इजी वे है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। और टेंशन तो लेनी ही नहीं है क्योंकि पढ़ के जाओगे, नोट्स पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, तो आई डोंट थिंक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। When first hope is here, then you don't have to fear. ये याद रखो क्योंकि नोट्स आपको मिलने वाले हैं, आपको पूरी यूट्यूब की एक्सप्लेनेशन आपको ऐप पे मिलने वाली है। अगर नहीं किसी का समझ आ रहा तो यहाँ आके पढ़ लो, कोई वो नहीं है, बस पढ़ना ही तो है, नॉलेज ग्रैब करो। अब जैसे QC पैरामीटर्स हैं प्लास्टिक कंट्रोल के, तो उसमें फिजिको केमिकल टेस्ट चलते हैं। अब चलो ठीक है, आपके कंटेनर्स हैं, क्या क्या आप टेस्टिंग लगाओगे, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट क्या है, ऑक्सीजन परमेबिलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्या है। अगर आपका कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्लास्टिक से प्रोडक्ट में आ रहा है, अभी तो हम किसका पढ़ के आए थे, अभी हम ऊपर ग्लास के बारे में पढ़ के आए थे, क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे प्लास्टिक कंटेनर के क्या पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए। आप ऐसे समझिए, एक्सट्रैक्टेबल या लीचेबल, आपका प्लास्टिक लीच होके प्रोडक्ट में तो नहीं जा रहा है, क्या उसका कोई कंपाउंड माइग्रेट तो नहीं हो रहा है, इधर से उधर तो नहीं हो रहा प्रोडक्ट में, तो वो हमें फिजिको केमिकल टेस्टिंग के थ्रू पता चल जाता है। अब मॉइस्चर है, मॉइस्चर से क्या होगा, कहीं ना कहीं कंटामिनेशन या आपका कोई भी हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, पता होना चाहिए मॉइस्चर का, कि क्या कंटेनर मॉइस्चर अवॉइड कर सकता है, क्या प्लास्टिक कंटेनर उसको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर कर सकता है देन इट्स वेल एंड गुड फॉर मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट। अगर वो नहीं कर
कर पाता आपका कोई भी हाइग्रोस्कोपिक लाइक प्रोडक्ट है और पता चला वो मॉइस्चर के आते ही ख़राब हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ए टू जेड जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं उस प्रोडक्ट की, तो वो तो फिर उसके लिए फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका जो प्लास्टिक कंटेनर है वो रोक ही नहीं पा रहा मॉइस्चर को। ऑक्सीजन परमेबिलिटी ये भी चेक करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी, कंपैटिबिलिटी टेस्ट, प्रोडक्ट से कंपैटिबल है या नहीं, तो उस हिसाब से ही प्लास्टिक कंटेनर जो है डिज़ाइन किए जाते हैं, राइट। अब आपका ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीडेशन सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, देखो केमिकल रिएक्शन कैसे भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से पैकेजिंग कंटेनर, जो पैकेजिंग कंटेनर्स होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, कहीं वो कुछ गलत, मतलब गलत इन द सेंस आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी, एफिकेसी, कंसिस्टेंसी को हार्म तो नहीं कर रहे, बस इतना सा हमें पता होना चाहिए। अब क्यूसी है आपके रबर क्लोजर्स के, ऐसा तो है नहीं, रबर क्लोजर्स भी लगते हैं, बहुत सारे स्टॉपर्स लगते हैं, आपने वायल्स देखे होंगे, चलो ये वायल तो बहुत बेकार है, बट इतना सा ऐसे कुछ होता है, एम्प्यूल्स वायल्स तो देखे होंगे ना, उनके ऊपर एक रबर का ऐसे लगा रहता है, उसमें आप सिरिंज, डॉक्टर सिरिंज इंसर्ट करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से जो प्रोडक्ट है या फिर जो लिक्विड है वो बाहर आता है। तो वो रबर क्लोजर्स जो हैं पर्टिकुलरली जो इंजेक्टेबल या स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए बने होते हैं, वो ऐसा ना हो कि रबर क्लोजर क्या है वो एक्सट्रैक्टेबल हो जाएं या लीच आउट हो जाएं, तो उस हिसाब से उनके लिए भी क्यूसी ज़रूरी है। अब क्यों? अब जो रबर क्लोजर्स होते हैं वो टाइट सील रखते हैं, ठीक है, रेजिस्ट करते हैं कोरिंग को, मतलब कंटामिनेंट्स नहीं जाने देते, कि ऐसा नहीं है कि ढक्कन खोला और ढक्कन खोलने के बाद उसमें कंटामिनेंट चले गए। रबर क्लोजर है उसमें डायरेक्ट इंसर्ट हो जाता है, जो आपका इंजेक्शन है उससे सिरिंज से निकाल लेते हैं उसको, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहते, कम हो जाते हैं बहुत। टाइप्स आपका नेचुरल रबर है, ब्यूटाइल रबर, सिलिकॉन कोटेड रबर, या और जो रबर्स आ जाते हैं वो टाइप्स ऑफ रबर क्लोजर में। की टेस्ट क्या है आपके रबर क्लोजर के? जैसे फिजिको केमिकल टेस्ट, देखो सबसे पहली चीज़ है कि यूनिफॉर्मिटी है, कलर है, डिफेक्ट है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं फिजिको केमिकल, बाहर से चेक किया जाता है कि अच्छा ये सब चीज़ें हैं या नहीं। फिर आपका जो एक्वस एक्सट्रैक्ट है, कि हमारा जो रबर है क्या वो लिक्विड का जो पीएच है अप एंड डाउन तो नहीं कर रहा है, कहीं उसने कुछ चेंजेस तो नहीं किए। फिर आपका एक्सट्रैक्टेबल सब्सटेंस टेस्ट आता है, जिसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस है वो रबर से ड्रग में तो नहीं जा रहा। वही है कि हमारा कोई भी कंटेनर का प्रोडक्ट है या आपका जो कंटेनर है, कंटेनर क्या है वो लीच नहीं करना चाहिए। कहाँ लीच नहीं करना चाहिए? आपके प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट तो आपका ड्रग भी है और वो जाके आपके कहाँ, पेशेंट के पास जाएगा, उसको हार्म कर सकता है, तो इसीलिए ये की टेस्ट होने चाहिए। फंक्शनल टेस्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, सेल्फ सीलिंग टेस्ट, पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट, केमिकल बायोलॉजिकल टेस्ट में हैवी मेटल, स्टेरिलिटी और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट लगाने ज़रूरी होते हैं जब आप क्यूसी करोगे रबर क्लोजर्स के। देन आपका क्यूसी टेस्ट होते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल्स हैं। अब सेकेंडरी पैकेजिंग में चलो, सेकेंडरी पैकेजिंग होता क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग है मतलब आपका जो ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्रग हो गया या कोई भी प्रोडक्ट है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आया किसके? कंटेनर के, जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं सारी चीज़ें, तो वो होता है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग। बट अब सेकेंडरी पैकेजिंग की अगर बात करें, अब ये चलो ठीक है, आपको ये पैक करके भेजना है, किसी चीज़ में तो भेजोगे, उसके लिए आपको बॉक्सेस चाहिए, कार्टन्स चाहिए, लेबल्स, लीफलेट, सारी चीज़ें रखोगे, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग में। प्राइमरी पैकेजिंग डन, ये सब हमने देख लिया। अब सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या होता है कि हमारा मटेरियल जो है वो डायरेक्टली ड्रग प्रोडक्ट के कांटेक्ट में नहीं आता, वही चीज़ बोला है। फिर उसके बाद उसमें क्रूशियल रोल ये होता है कि हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाए, वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं। अब आपके कार्टन्स एंड बॉक्सेस रहते हैं, अब कार्टन्स एंड बॉक्सेस का एक पर्टिकुलर डायमेंशन होना चाहिए, फिट टेस्ट है, तो उससे क्या होगा, डैमेज ना हो। हमारा प्राइमरी कंटेनर, पता चला आपका प्राइमरी कंटेनर से छोटा तो वो सेकेंडरी कंटेनर है, आपका प्राइमरी कंटेनर जो है वो सेकेंडरी कंटेनर में ही नहीं आ पा रहा है, तो डायमेंशंस पता होने ज़रूरी हैं, जिससे पैकेजिंग सेफली शिप हो सके या स्टोर किया जा सके। मटेरियल स्ट्रेंथ होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी बर्स्ट ना हो स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, हमारा कार्टन उसको सेफ रख सके। पंक्चर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है उसमें छेद हो जाए, पंक्चर हो जाए कुछ भी, तो वो सारे टेस्ट उसमें, जैसे बर्स्टिंग स्ट्रेंथ है, कंप्रेशन, पंक्चर रेजिस्टेंस, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं।
प्रिंट क्वालिटी और लेजिबिलिटी आती है, जहाँ पे जो क्लियर प्रिंटिंग होना चाहिए, आपका इंस्ट्रक्शन, बैच की डिटेल, लेबलिंग, पेशेंट सेफ्टी के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें अगर कंटेनर पर मेंशन है तो ये प्रॉपर क्लियरली होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन हो कि आप पढ़ सको या कोई इंसान उसको पढ़ सके। अब इसमें क्या होता है, स्मजिंग रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है थोड़ा सा स्मज हो जाए, इधर उधर फैल जाए, कलर यूनिफॉर्मिटी रहे, बार कोड स्कैन हो सके, ऐसा नहीं उल्टा सीधा बार कोड चिपका दिया। इंक टॉक्सिसिटी माइग्रेशन, ऐसा ना हो कि जो प्रिंटिंग इंक है जो सेकेंडरी पैकेजिंग में यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट या कंटामिनेशन कॉज करे, इसलिए हमें इंक टॉक्सिसिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसकी टेस्टिंग करना ज़रूरी है। फिर लेबल चेक करते हैं, एडेशन, पील स्ट्रेंथ क्या है, कि हमारा जो लेबल है वो लेबल जो है वो अटैच होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ। अगर आपका प्रोडक्ट 3 ईयर्स चलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट 3 ईयर्स चलने वाला है, उसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स की है, ऐसा नहीं है कि पता चला पहले ही साल में लेबल का पील ऑफ हो गया, वो बेचारा फट के अलग हो गया, ऐसा नहीं है। 3 साल अगर वो चलना है तो 3 साल ही आपका लेबल वर्क करना चाहिए, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ तक उसका साथ दे सके। अब टेस्ट करनी चाहिए कुछ स्टोरेज कंडीशन, रेफ्रिजरेशन, ह्यूमिडिटी, एक्सपोजर, ऐसा नहीं है हर जगह सेम ही चीज़ रहेगी, थोड़ा टेम्परेचर भी चेंज होगा, कंडीशंस भी चेंज होगी, उसके हिसाब से उसको चेक किया जाता है। फिर लिजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर लेबलिंग भी टेस्ट करते हैं, लैंग्वेज और फ्रंट जो उसका फॉन्ट साइज़ है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, वो सब मैंशनड होती हैं आपके प्रॉपर लेबल्स। लेबल को एक अच्छे तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे उल्टी सीधी तरीके से उसको नहीं रख सकते, और प्रिंट भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते, राइट।